मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की इस क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि BANC 134 के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि किस हिसाब से ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का एक कोर सब्जेक्ट बनता है। हमने समझने की कोशिश की कि आर्कियोलॉजी में और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर है। हमने ये समझने की कोशिश की कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का किस तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो डोमेन्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, वहां पे हम कैसे एक रिलेट कर पाते हैं, कैसे हम उसको वहां से डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक मेजर कंपोनेंट बनता है बाकी एंथ्रोपोलॉजिकल सेगमेंट्स को समझने के लिए। तो थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगा। हमने बात की एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हमने देखा कि दिस इज द साइंस ऑफ ह्यूमंस इन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। हम पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर एरिया में हम एक इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इंसान कैसे था, कैसे है और कैसे रहेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो हमने एंथ्रोपोलॉजी को एक होलिस्टिक साइंस के नाम से जानने की कोशिश की। होलिस्टिक साइंस जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इंसान के हर एक चीज के बारे में बात हो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इंसान के हर एक पहलू के बारे में बात हो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इंसान का जब पास्ट हो उसके बारे में हो, प्रेजेंट हो उसके बारे में हो, या फ्यूचरिस्टिक कुछ चीजें हो उसके बारे में भी हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एंथ्रोपोलॉजी बहुत मायनेदार है। तो अब जो कि एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ा नॉलेज का एक पूल है, तो हमने इसको डिवाइड किया आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। अब चारों में अंतर क्या है? देखिए, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग्स के ऊपर भी जाएंगे तो वहां पे भी हमने ये समझने की कोशिश हो रही है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशल डोमेन जो इंसान के हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट्स जो इंसान के हैं, सोशल बीइंग जो ये है, उसमें इस इंसान का क्या योगदान है, इस इंसान के कल्चर को कैसे हम एक समय से लेकर दूसरे समय तक पढ़ सकते हैं, इस इंसान को हम कल्चरली बीइंग के कैसे पढ़ सकते हैं, ये हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम कोशिश करते हैं कि इंसान के उस चीज के बारे में बात हो, इंसान के उस पहलू के बारे में बात हो जिस पहलू में इसका पास्ट हो। जो आर्कियोलॉजी के आई एम टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें पास्ट के बारे में समझा रहा है, अतीत के बारे में समझा रहा है, जो चीजें जमीन से निकल के आ रही हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हिसाब से ये इंसान का फिजिकल बीइंग है, इसके जेनेटिक मेकअप्स क्या है, इसका DNA कैसे है, इसके सेल्स कैसे हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका क्या कहते हैं ट्रांजिशन कैसे हुआ फ्रॉम एप्स टू द ह्यूमंस, या बीच में जो फॉसिल्स हमारे पास है उन फॉसिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी चीजें हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और तीसरा चौथा हमारा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ें, हम जानने की कोशिश करें कि कैसे इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, या ये इंसान कैसे कम्युनिकेट करता था, ये अपने आइडिया को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, ये एक क्या कहते हैं स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कैसे कम्युनिकेशंस क्रिएट कर रहा है, या पुराने समय में ये कैसे ये चीजें करता था। ये सारी चीजें हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं। चूंकि हम BANC 134 यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने आर्कियोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। तो हमने समझने की कोशिश की कि जो भी ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसका अतीत क्या है, इसके हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, और इसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों नाम देते हैं, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी क्यों नाम देते हैं, प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी क्यों नाम देते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ब्लॉक 1 में पढ़ा। अब हम ब्लॉक 2 में है, जिसमें हम
ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिकॉज हमने ऑलरेडी ये समझा कि हम पुरानी चीजों को जमीन से खोद के एक्सकेवेशन के जरिए से, एक्सप्लोरेशन के जरिए से, जो भी पुराने आर्टिफैक्ट्स हो, इकोफैक्ट्स हो, या कोई सेटलमेंट स्ट्रक्चर हो, फॉसिल हो, whatsoever that relates us to the last humans, जो हमें इंसानों के साथ जोड़ रहा है, जो इंसानों के साथ कुछ ना कुछ वाबस्तगी में था, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। चाहे हम एक्सकेवेशन के जरिए से, जो हमने देखा कि हम जमीन को खोदते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप्स में, प्रॉपर डिजाइन तरीके से, विद अ साइंटिफिक स्ट्रक्चर, ताकि हम साइंटिफिक नॉलेज को गेन करें, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेट्स को पेश करें। ये सारी चीजें हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि जो हम एक्सकेवेशन के जरिए से, जो हमने एक्सप्लोरेशन के जरिए से चीजें हासिल की, अब इन हासिल करते हुए चीजों को हम कैसे पढ़ें, हम इन चीजों को कैसे समझें, हम इन चीजों को और कैसे अंडरस्टैंड करें, और ये सारी चीजें कलेक्ट करके फिर हम ये रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, चीजों को पेश कैसे करें, चीजों को समझाएं कैसे कि हाँ ये इस समय का था, ये इस समय का था, ये इस समय का था, या इन चीजों से हमें पास्ट के बारे में बात हो रही है। ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो हमारे पास कुछ डेटिंग मेथड्स हैं। तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि डेटिंग मेथड्स होते क्या है। असल में डेटिंग, आप नाम से ही जानते होंगे कि डेटिंग इज समथिंग दैट टॉक्स अबाउट द पास्ट, दैट टॉक्स अबाउट कि किस हिसाब से ये हमें कितना पुराना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक माउस है, ये एक पेन है, ये पेन कितना पुराना है, ये पेन किस समय में इस्तेमाल होता था, और बहुत सारी अलग अलग चीजों के इस्तेमाल होते थे। जैसे वुड का इस्तेमाल होता था, पत्थरों के इस्तेमाल होते थे, बून्स है, बाकी सारी चीजें हैं। तो अलग अलग चीजों का डेट देखने के लिए, पास्ट स्ट्रक्चर देखने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए हमें अलग अलग तरीके हैं ये जानने के लिए कि ये कितना पुराना है। ठीक है ना। तो हम ये जो चीजें हमने एक्सकेवेशन के जरिए से, एक्सप्लोरेशन के जरिए से, ये जो चीजें हमने कलेक्ट की हैं, ये जो चीजें हमने अब समेटी हैं, इन चीजों को अब हम रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डेटिंग मेथड्स हैं। डेटिंग मेथड्स मैंने आपको समझाया, ये वो चीजें हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिससे हम पास्ट के बारे में या इसकी एज के बारे में पता करें कि यार ये कितना पुराना है, ये कौन से साल में इस्तेमाल हुआ था, या ये कौन से सेंचुरी में इस्तेमाल होता था। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के डेटिंग मेथड्स हैं। एक जिसको हम रिलेटिव डेटिंग बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। रिलेटिव डेटिंग हो या एब्सोल्यूट डेटिंग हो, दोनों डेटिंग मेथड्स में आते हैं, और दोनों का यही मकसद है कि हम इस पर्टिकुलर चीज का, जो भी ये चीज है, जो भी ये आर्टिफैक्ट हो, फॉसिल हो, व्हाटसएवर इट इज, ये इस चीज की जो एज है, ये कितना पुराना है, इसमें क्या कहते हैं हम, इसका कितना अतीत है, वो जानने की कोशिश करते हैं, और वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक्स है, मेजर ग्रुप्स में है। हमारे पास एक एब्सोल्यूट डेटिंग है, हमारे पास एक रिलेटिव डेटिंग है। तो एब्सोल्यूट वो वाले होते हैं, वो डेटिंग टेक्निक्स, इसमें हमने वो डेटिंग मेथड्स रखे हैं जो कि हमें प्रॉपरली इन फिगर्स नंबर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ये 5000 साल पुराना है, मैं बोल रहा हूं ये 10,000 साल पुराना है, मैं बोल रहा हूं ये 1000 साल पुराना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट फिगर्स कि इसकी इतनी फिगर है, इसका 5000 साल है, इसका 20,000 साल है, इसका 50,000 साल है। तो ये मैं एग्जैक्ट फिगर्स में बता रहा हूँ। हाँ, उसमें हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर होता है। हम चलो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 साल भी एरर रखते हैं कि चलो अगर मैंने इसका डेटिंग मेथड निकाला 3.6 मिलियन ईयर्स एगो, 3.9 मिलियन ईयर्स एगो, तो कहीं ना कहीं अगर ये 3.6 मिलियन ईयर्स एगो है या 3.9 मिलियन ईयर्स एगो, इसमें 1,00,000 साल का मार्जिन एरर भी हो सकता है। लेकिन हमें एटलीस्ट उस समय के करीब लेके जा रहे हैं कि ये इतना करीब हो सकता है, इतना नजदीक हो सकता है। सो
हमारे पास रिलेटिव डेटिंग्स है और हमारे पास एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स हैं। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम रिलेटिव डेटिंग्स की बात करते हैं, हमारे पास टाइपोलॉजी है, हमारे पास स्ट्रेटिग्राफी है, हमारे पास पोलर एनालिसिस है, हमारे पास जियो च्यूप्रोनोलॉजी है, हमारे पास फ्लोइंग टेस्ट है, हमारे पास स्ट्रेटिग्राफी है, हमारे पास सीलिएशन है। तो ये बहुत सारे रिलेटिव डेटिंग मेथड्स हैं, तो जो कि हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स में हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग है, जो हम रेडियो कार्बन्स को इस्तेमाल करके, आइसोलेट्स को इस्तेमाल करते, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके हमारे पास कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन का सेट आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास थर्मोल्यूमिनेसेंस है, हमारे पास पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग है, हमारे पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, हमारे पास पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। ये बहुत सारे अलग अलग डेटिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डेटिंग मेथड्स हैं, जो कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस जगह पे कैसे और कितना समय तक हमें डेट बता सकता है। और हमेशा याद रख लीजिए, हमारे पास हर एक अलग अलग जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसका एक अपना अलग टेक्निक है, उसका एक अपना यूजेज पैटर्न है। उसको हम पर्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करूं, जो कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड हमें समझाता है, और इसको हम हमेशा और हमेशा वुड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम पत्थरों का एज नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हम थर्मोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मोल्यूमिनेसेंस को हम वुड्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसको प्रॉपर इग्निशियस रॉक्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाकी मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू यूज दिस थर्मोल्यूमिनेसेंस ऑन द वुड्स। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें अलग अलग टेक्निक्स बनी है, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करने के बाद तब जाके हमारे पास एक प्रॉपर सेगमेंट आता है, एक प्रॉपर टाइम आता है कि जो इस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट का है, जो हमें एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटिंग मेथड्स हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो है कार्बन 14 डेटिंग। इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा डेटिंग मेथड किसने और कब दिया, और इसमें हमें क्या फायदे हैं और कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग है। रेडियो कार्बन डेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज के ऊपर जिसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास कोल आता है, जिसमें हमारे पास वुड आता है, जिसमें हमारे पास बर्न बून्स आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीजों के जो पहले ऑर्गेनिक मैटर्स हुआ करते थे। जैसे प्लांट्स आते हैं, चारकोल आता है, हमारे पास वुड आता है, हमारे पास क्या कहते हैं बून्स आते हैं या बर्नड बून्स आते हैं। इन सब जगहों पे हमारे पास कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है। इसको डिस्कवर किया था लिब्बी ने, विलियर्ड एफ लिब्बी ने 1946 में, और इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है आजकल की रिसर्च में, बिकॉज हमारे पास या तो बून मिलेगी, या तो दांत मिलेगा, या तो कहीं ना कहीं प्लांट्स मिलेंगे, या तो कहीं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे जब हम फॉसिल्स निकालते हैं, जो भी फॉसिल्स हमारे पास ह्यूमन फॉसिल्स हो या हमारे पास एप फॉसिल्स हो, उन फॉसिल्स के ऊपर हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस्तेमाल करते हैं वो यूज कार्बन 14 डेटिंग। और इसका जो रेंज है ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज से लेके 50,000 साल तक, अगर कोई भी चीज 50,000 साल पुरानी है वहां तक हम ये लेके जा सकते हैं। अगर कोई चीज मोर देन 50,000 ईयर्स की हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ईयर की हो, उस पे हम प्रॉपर तरीके से रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग करने से प्रॉपर डेटा मिलेगा। बिकॉज इसमें हम जब आगे देखेंगे एक पोर्शन होता है हमारे आइसोटोप का, और उतना ही पोर्शन हमारी बॉडी में सेव होता है, और जब इंसान मर जाता है तो ये पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता डिकेइंग स्टार्ट होती है, और डिकेइंग में हमारे पास हाफ लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 ml का कार्बन क्या कहते हैं 14 बॉडी में अवेलेबल है, तो जब ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके पास हार्डली लेट्स कीप फॉर एग्जांपल इसका जो हाफ लाइफ है वो है 5,750 ईयर्स या 7,500 व्हाटएवर, लेट्स कीप इट 6,000 ईयर्स। तो 6,000 ईयर्स के बाद ये हाफ हो जाएगा,
और इसी तरीके से उस चीज का तो मेरे पास 2.5 ml रह गए। अब 2.5 ml को और हाफ देखना पड़ेगा, दैट मीन्स उसके 1.25 ml होने के लिए हमें और 7,000 लगेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और 7 साल लगेंगे और 7,000 साल लगेंगे। तो ये हमें एक रेंज तक लेके जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50,000 साल से लेके 70,000 साल तक लीस्ट चला जाता है। और उसके बाद अगर कोई भी चीज हो उसको ये प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से डेट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है जो कि है सेम, वो भी एक एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है जिसको हम पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड कहते हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे रॉक्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, मीटेराइट्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, वोल्केनिक ग्लास के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बने हुए हो, तो रॉक्स हो, मीटेराइट्स हो, वोल्केनिक ग्लास हो, इस सब के ऊपर, इस सब के साथ हमारा इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। और ये हमें एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10,000 ईयर्स से लेके 20 लाख ईयर्स तक लेके जाता है। मोस्ट प्रोबेबली 10,000 ईयर्स से लेके 20 लाख ईयर्स तक हमें लेके जा रहा है। सो लेट्स कीप इट 22 मिलियन ईयर्स तक ये हमें लेके जा रहा है। तो याद रखने की जरूरत है कि 10,000 साल से लेके 2 मिलियन ईयर्स तक अगर कोई भी वॉल्केनिक रॉक हो, अगर कोई भी ऐसा मीटेराइट आया हो या कोई भी रॉक्स बनी हो जिससे कोई आर्टिफैक्ट बनाया गया हो, जिससे कोई चीज बनाई गई हो और वो चीज इस्तेमाल हो रही है या इंसान ने इस्तेमाल की थी अपने इस अराउंड में या अपने इस टाइम के समय पे, तो ये हमें उस समय तक लेके जा रहे हैं कि ये इतना पुराना है, ये इतना इस समय का इस समय का बना हुआ चीज। इसी तरीके से हमारा तीसरा है जो कि और एक एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है जिसको हम थर्मल ल्यूमिनेसेंस, हाँ मैं ये भूल गया, पोटेशियम आर्गन हमें ने कोरफ उसका नाम था, KORF, कोरफ, जो कि 1950 में इसने ये डिस्कवर किया और हमारे पास ये पेश किया कि हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग हमें दिया था जॉनसन ने, जो हमें ये समझा रहा है कि कोई चीज को क्या कहते हैं, जब एक बार हीट किया जाता है तो ए पर्टिकुलर सेगमेंट, वहां पे जो अंदर एटम्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फंस जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो गैप्स में फंस जाते हैं। और जब हम इसके ऊपर थर्मोल्यूमिनेसेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको और एक बार हम इसको हीट करते हैं। और हीट करने से क्या होता है, हम जो अंदर पार्टिकल्स बंद हो गए थे वो खुल जाते हैं, तो जितना वो बाहर निकला है उतना हमारे पास वो इमिट करते हैं, ल्यूमिनेट करते हैं, और उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 300 साल से लेके 10,000 साल तक अगर कोई भी चीज बनी हुई है या इसको हीट किया गया है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे पोटरीज में इस्तेमाल होता है। जो पोटरीज हमारे नियोलिथिक पीपल्स ने फिर चालकोलिथिक वगैरह उन लोगों ने बनाई थी, उस पोटरी के ऊपर ज्यादातर थर्मोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम फिशिंग ट्रैक भी बोलते हैं, तो जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेट्स कीप मूव अराउंड। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज, पोलन एनालिसिस। पोलन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पोलन एनालिसिस में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक पर्टिकुलर स्ट्राटा है, जमीन का एक टुकड़ा है, जैसे हम सॉइल प्रोफाइल देखते हैं, इस सॉइल प्रोफाइल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें सामने आती हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग, जैसे पत्थर अलग होंगे, वो अलग होंगे, वो अलग होंगे, इससे हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और हम अलग अलग जगहों पे एनालाइज करते हैं कि इस समय में, इस पर्टिकुलर समय में क्या हमारे पास ये क्या कहते हैं पोलन्स थे कि नहीं थे। अगर पोलन्स थे तो हमें ये पता लग रहा है कि फ्लावर्स थे। फ्लावर्स मींस इस समय में कोई भी आइस एज नहीं थी, इस समय में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। या कभी कभार हम इस पोलन एनालिसिस में ये भी देखते हैं कि कुछ पोलन्स जो कि नॉर्दर्न रीजन्स के हैं वो साउदर्न रीजन्स में देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से जो ईस्टर्न रीजन्स है वो वेस्टर्न रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि ऐसा समय है या ऐसी एक टेक्निक है जिससे हम पोलन्स को एनालाइज करके ये बता रहे हैं कि कौन से पेड़ पौधे उस टाइम समय होते थे, कौन से पेड़ पौधे इस्तेमाल होते थे, कौन से पेड़ पौधे थे कि नहीं थे, फ्लावर्स कौन से वाले थे। इससे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। इसी तरीके से एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो कि हमें डोग्लास ने दिया, ए डोग्लास उसका नाम था। डेंड्रोक्रोनोलॉजी 1913 में ये हमें समझाया गया था। ये हमें ट्री रिंग्स के बारे में बात करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि इट कैन टेक अस टू मोस्ट ऑफ द टाइम्स 8000 इयर्स एगो, जस्ट 8000 इयर्स एगो तक हमें बता सकते हैं कि ये चीज जो है
रिंग्स को देखा जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे ये ट्री रिंग्स कैसे काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री रिंग है, ये एक साल में एक रिंग बनता है और दूसरे साल में दूसरा रिंग, तीसरे साल में तीसरा रिंग। जब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़े, माइक्रोस्कोप्स के साथ पढ़े, तो हमारे पास एक सेगमेंट आ जाता है और इस सेगमेंट को देखने से हम पढ़ सकते हैं कि ये कितना साल पुराना पौधा है, ये कितना साल पुराना ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं लॉग है, जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन होता है हमारी ट्री का। तो ये हमें पता लगा सकता है कि ये हमें बता सकता है कि कितना पुराना ये समय है, कितना पुराना ये पेड़ है और किस समय में ज्यादा बारिश हुई थी, किस समय में कम बारिश हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल जिस समय ज्यादा बारिश होती है तो ट्री रिंग ज्यादा मोटा होता है, जिस समय कम बारिश होती है तो ट्री रिंग पतला होता है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ज्यादा बर्फ या ज्यादा बारिश किस समय में हुई है, कितने साल के बाद ज्यादा बारिश हुई है, कितने साल के बाद कम बारिश हुई है। ये भी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन सेट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑक्सीजन, हाइड्रेशन वगैरह वो सारी चीजें इस्तेमाल होते हैं, अमाइनो एसिड रिसमाइजेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने को मिलते हैं। तो दीज आर व्हाट वी यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट ऑफ द पीपल्स, द पास्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे पास जितने भी पुरानी चीजें हैं उनके बारे में इस्तेमाल होता है। अब हम अलग अलग इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम रिलेटिव डेटिंग मेथड्स में उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे बस हमें रिलेट कर रहे हैं, वी आर सिंपली रिलेटिंग इट वन अदर थिंग। जैसे मैंने उस टाइम बोला था एब्सोल्यूट डेट्स की जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल फिगर्स। ये 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि थर्मोल्यूमिनेसेंस हो या डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो, ये हमें एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा है। लेकिन जब हम रिलेटिव डेटिंग मेथड्स करते हैं तो हम दूसरे चीज को रिलेट करके ये बता रहे हैं कि जितना ये पुराना है इतना ही ये भी पुराना है। दैट मीन्स अगर मैं इस फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि ये ऐसी चीज है, ये इतनी पुरानी है। अगर मुझे एक ही समय में दो चीजें मिली, मुझे एक फॉर एग्जाम्पल एक फॉसिल मिला और एक पत्थर मिला, पत्थर के ऊपर मैं बता रहा हूं कि ये पत्थर 5,000 साल पुराना है, तो इसके साथ में मुझे एक चीज और मिल रही है, इसको मैं डेट नहीं कर पा रहा हूं। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या कर रहा हूं कि ये जितना ये पुराना है उतना ही ये भी पुराना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये इतना कम हो गया होगा तो फिर इतना साल हो गए होंगे। एग्जैक्ट फिगर्स में मैं बात नहीं कर रहा हूं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी होती क्या है? स्ट्रेटिग्राफी सिंपली एक ब्रांच है जियोलॉजी की जहां पे हम स्ट्रेटास के बारे में बात करते हैं। स्ट्राटा आर बेसिकली द डिफरेंट स्ट्रेटास ऑफ द सॉइल। आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात की होगी, आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा होगा, आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा कि सॉइल प्रोफाइल हमें क्या कहते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अलग अलग लेवल्स। फॉर एग्जांपल अगर आज बारिश हुई तो एक जमीन का ऊपर एक परत चढ़ गई, उसके बाद फिर बाढ़ आ गई तो एक और परत चढ़ गई, फिर धूल मिट्टी पड़ गई तो एक और परत चढ़ गई। तो इसी तरीके से ये जमीन ऊपर 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 की तरफ चला जा रहा है, तो इसके ऊपर एक अलग अलग स्ट्राटास बनते जा रहे हैं जिसको हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। और सॉइल प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू टॉक, वी आर एबल टू थिंक कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कब हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन जमीन का ले लेंगे तो हमारे पास अलग अलग, कभी लाल मिट्टी आती है, कभी रेड मिट्टी आती है, कभी ब्लैक मिट्टी आती है, कभी सिल्ट आता है, कभी बर्फ होती है वगैरह, वो सारी चीजें हमें स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्राटास, हम स्ट्राटास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं दीज आर सिंपली द वर्टिकल अरेंजमेंट्स जो कि हमारे पास वर्टिकली चीजों देखने को मिल रही है कि किस हिसाब से ये सॉइल प्रोफाइल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बनता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी टॉक इट एज स्ट्रैटिग्राफी। और याद कीजिएगा ये स्ट्रैटिग्राफी एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का या जियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बहुत समय के लिए इस्तेमाल होता है और आज भी इस्तेमाल होता है कि उनका ही एक ब्रांच है और उनसे ही ये स्ट्राटास, ये सारी चीजें हमें मिली है। तो ये असल में सर लाइल ने दिया था हमें
1830s में इसने हमें इसके बारे में बात की थी। और इसने बात की थी जब उसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में उसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, हमें समझाने की कोशिश की कि किस हिसाब से डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स में हम ये पता कर सकते हैं कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा है, इसमें से सबसे पुरानी चीज कौन सी है और नई चीज कौन सी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में मुझे पता है कश्मीर का सॉइल प्रोफाइल कैसा है, तो कश्मीर में एक जगह पे जब मैंने डिग आउट किया, एक्सकैवेशन की, तो सॉइल प्रोफाइल को मैंने अंडरस्टैंड किया। ये वाला जो सेगमेंट है ये करेवास का है, ये वाला जो सेगमेंट है ये 20,000 साल पुराना है, ये वाला जो सेगमेंट है ये 50,000 साल पुराना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब कहीं पे भी कश्मीर में अगर कोई चीज निकले तो हम उसको स्ट्रेटिग्राफी के जरिए से ये कॉपी कर सकते हैं कि ये इस स्ट्राटा में निकला है, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्ट्राटास को पढ़ा है, ऑलरेडी स्ट्रेटिग्राफी बनाई है कश्मीर की। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्राटा ए से निकला है या बी से निकला है तो दिस कैन टेक अस to that 20,000 million years ago, 10,000 years ago, 20,000 years ago के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ना है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रेटिग्राफी आपने समझ लिया कि कैसे बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये अंडरस्टैंड करनी कि इसमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर चीजें बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले एक लेयर बनी, उसके बाद दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। तो ये सारी चीजें सुपर इम्पोज होती है, एक दूसरे के ऊपर चीजें ऐड होती जा रही है, एक दूसरे के सुपर ऐड होती जा रही है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा कि जो ये सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, इससे हमें सिंपल से ये आइडियाज मिलते हैं कि जो जितना नीचे होगा वो उतना पुराना होगा, और जो जितना ऊपर की तरफ होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं जमीन खोद रहा हूं तो जमीन खोदने से मुझे क्या होता है कि व्हेन आई एम गोइंग डाउन तो मुझे 5 किस्म के स्ट्राटास मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5वें में जो होगा वो सबसे पुरानी चीजें होंगी, और जो पहले में होगी वो सबसे नई चीजें होंगी। तो ये भी हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं कि जो क्या कहते हैं नीचे है वो पुरानी है, जो ऊपर है वो नई चीजें हैं। तो ये एक लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इसमें इस्तेमाल होता है। और क्या कहते हैं, हम फिर इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, कल्चरल क्लासिफिकेशंस में इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं फंक्शनल थ्योरीज में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें इसमें ऐड होती जा रही है। दूसरा है हमारा पोलन एनालिसिस, जो कि एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है, जो मैंने आप लोगों को बोला था। इसको हम कभी कभार फ्लोटेशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। फ्लोटेशन टेक्निक में क्या होता है, हम इस एक मिट्टी के टुकड़े को फ्लोट करते हैं, फिर इसको प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूगल्स में इस्तेमाल करते हैं। देन एट द एंड टाइम हम जब देखते हैं कि ये जो पोलन्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। ये पोलन्स जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए चलाते हैं तो जो मेजर नॉट पार्टिकल्स होते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, और जो ये हमारे पास पोलन्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टेक्निक को हम फ्लोटेशन टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। और फ्लोटेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पोलन्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पोलन्स कहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, क्या ये पोलन्स हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कितने पुराने सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये डाइकॉट्स थे, क्या ये मोनोकॉट्स थे, या अवेलेबल है भी कि नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर एक स्ट्रेटिग्राफी में देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटिग्राफी को हमने अंडरस्टैंड किया, वहां से हमने मिट्टी निकाली, उसको प्रॉपर फ्लोटेशन टेक्निक में लेके गए, और वहां पे हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि पोलन्स हैं कि नहीं। जैसे अभी जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात की थी, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जब हमारे पास आइस एजेस आई तो आइस एजेस का एक अपना रोल था। वो पहले एक आइस एज आई, फिर खत्म हुई, फिर दूसरी आइस एज आई, फिर खत्म हुआ। तो कुछ ऐसा समय था जिसमें पूरा ढक के था बर्फ की वजह से। तो बर्फ की वजह से कोई फ्लावर्स नहीं आते थे, तो कोई क्या कहते हैं हमारे पास पोलन्स नहीं होंगे। और फिर एक समय आता है जब ये बर्फ खत्म हो जाती है, तो उस समय पे फ्लावर्स उग जाते हैं, तो वहां से पोलन्स निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम कगेरियन, कमासियन, कंजेलियन एंड जो भी हमारे पास अलग अलग इसी तरीके से जो भी हमारे पास गुंज, मिंदल, रिस्टुन, ये जो आइस एज हैं, ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करा रहे हैं ये पोलन्स के। हाँ, ये आइस एज इस समय से इस समय पे हुई थी। या अगर फॉर एग्जांपल हम कश्मीर में देख रहे हैं, क्या यहाँ तक ये आइस एज पहुंची थी,
कि नहीं थी। यहाँ पे हम पोलन्स को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटिग्राफी के हिसाब से गोल्ड्समिथ रेसफॉर्म के पोलन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि नहीं देखने को मिलते हैं, क्या यहाँ पे उस समय के पोलन्स है कि नहीं है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन सेट बन जाता है कि ये किस वेटेज पे चला गया था, ये जो हमारे पास व्हाट वी कॉल इट एज दिस आइस कहां तक वाइड अप हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन डेटिंग मेथड्स। तो फ्लोरीन डेटिंग मेथड्स एक रिलेटिव डेटिंग टेक्निक है जो कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होती है। और ये होता है कि असल में जो बून्स हो, जो फॉसिल्स हो या आर्टिफैक्ट्स हो, अगर ये जमीन के नीचे में है और इसके अराउंड में पानी है, पानी का इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट है, तो उसमें फ्लोरीन आहिस्ता 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 एक्यूमुलेट होता जाता है। और जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोरीन होगा उतना ज्यादा हम बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक दांत एक के ऊपर कितना फ्लोरीन ऐड हुआ है, कितना इसमें एक्यूमुलेट हुआ है फ्लोरीन। तो ये हमें रिलेट कर रहा है कि इसमें 5 ग्राम फ्लोरीन ऐड हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि एक साल में फॉर एग्जांपल 1 ml फ्लोरीन ग्रासकोट में एक्यूमुलेट होता है, तो इसमें 5 ml है। तो इससे हम पता कर रहे हैं कि ये 5 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। तो इस फ्लोरीन डेटिंग मेथड्स के पीछे जो बोन्स है, टीथ है, जितने भी एब्जॉर्ब फ्लोरीन कर रहे हैं, उतना हम फिर निकाल के इससे बता सकते हैं कि इसमें इतना फ्लोरीन है। और उससे हमें ये इंफॉर्मेशन सेट मिल रही है कि यार इतना फ्लोरीन होने की वजह से, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा फ्लोरीन है, तो इतने साल पुराना ये होगा। सो वी आर बेसिकली रिलेटिंग इट विद द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा फ्लोरीन डेटिंग मेथड्स। उसके बाद नाइट्रोजन डेटिंग मेथड भी है, उसके बाद हमारे पास वर्ब एनालिसिस भी है। ये थे हमारे कुछ रिलेटिव डेटिंग टेक्निक्स जो आपको पढ़ाए गए। उसके बाद हमारे पास अब आते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड एक हमारा, जिसमें कुछ नॉन रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स होते हैं जिसमें हम आइसोटोप्स इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन 14 डेटिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। हम प्रॉपरली ये चेक कर रहे हैं कि कितना आइसोटोप अवेलेबल है, उस आइसोटोप को लेके फिर हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ नॉन रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी का सिंपल जो मैंने आपको डोगलास ने हमें समझाया था, इसने ये हमें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की थी कि जो भी ट्रीज होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये हर साल अपने स्टेम्स में या अपने जो ब्रांच होते हैं, हर साल अपने ब्रांच के ऊपर या अपने स्टेम के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं। आप द सेल्स जो जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक लेयर चढ़ जाती है, एक हर साल एक न एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे ये मोटे हो जाते हैं। आपने पेड़ों को मोटा होता हुआ देखा होगा। तो हर साल एक न एक लेयर इसके ऊपर, जिसको हम ट्री रिंग्स के नाम से जानते हैं। और ट्री रिंग्स में हम क्या करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर साल अगर एक एक रिंग बढ़ रही है, तो अगर हमारे पास एक लॉग है, हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो मैं इसके रिंग्स को मैच करके इसके रिंग्स को क्या कहते हैं, पढ़ने से, माइक्रोस्कोप के अंडर मेजर करने से, काउंट करने से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। बिकॉज हर साल अगर एक एक रिंग बढ़ रही है, तो 5000 साल वाले में 500 या 5000 रिंग्स होंगे। तो इससे हम बता रहे हैं कि यार ये इतना पुराना है, ये 10,000 साल पुराना है। और कभी ना कभार हम इसको कभी कभार रिलेट भी करते हैं कि जिस समय पे बर्फ वहां से हुई थी, बारिश ज्यादा हुई थी, तो वहां पे रिंग्स ज्यादा होंगे, तो वहां से उसी टाइम में हमें रिलेटिव डेटिंग से पता लग रहा है कि हाँ, इस समय में ज्यादा पोलन देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ज्यादा बारिश होने की वजह से पोलन ज्यादा वाइंड ऑफ हो गए थे फ्रॉम द फ्लावर्स। ये मैं एक एग्जांपल कोट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिलता होगा कि हाँ, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उसके बाद है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कार्बन होता है, जो कि ऑल अराउंड आपने देखे होंगे, पर हर समय में हर जगह पे हम जब पीते कार्बन डाइऑक्साइड हम पीते हैं, कार्बन एटम्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स आप हर जगह पे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी कार्बन का हमारे पास एक आइसोटोप है, जिसको हम कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पास CO2 जब हम पीते हैं, ऑक्सीजन जब CO2 के साथ मिलता है तो कार्बन 14 बनाता है। तो ये कार्बन 14 हम मोस्ट ऑफ द टाइम सांस की वजह से या वगैरह की वजह से हमारे पास चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, या ये सारी चीजें
एक चेन के तरीके से आगे चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें, फिर हम गैस खाते हैं, वो सारी चीजें जब हम खाते हैं, या ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलेट होता है, बनता है, तो हम भी पी रहे हैं, सांसों में पी रहे हैं, या किसी चीज को खा रहे हैं, उससे भी हमारे पास ये सारी चीजें आती है, या हम घास फूस खा रहे हैं, हम जानवरों को खा रहे हैं, तो वहां से भी हमारे पास बॉडी में ये रेडियोकार्बन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो ये कार्बन 14 डेटिंग जितने भी हमारे पास आ चुके हैं, हम अब इसको क्या करते हैं, हम इसको खा रहे हैं। अब जब हमने इसको खाया तो हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता गया। फॉर एग्जांपल, लेट्स कीप एग्जांपल, ये 10 ml एक इंसान की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो ये 10 ml नॉर्मल रहता है, क्या कहते हैं, मीडिएट रहता है, ये ना ज्यादा बढ़ता है ना कम बढ़ता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखिए कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में इतना कार्बन 14 एक्यूमुलेट हुआ होता है। तो अब हमारे पास ये पता है कि एक इंसान के पास 5 ml का कार्बन 14 बॉडी में है। तो अब ये इंसान मर गया। जिस दिन ये मरेगा उसी दिन से इसका जो ये कार्बन 14 था बॉडी में, ये अब डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, खत्म होना स्टार्ट करेगा, बिकॉज अब ये ना सांस ले रहा है, ना ये कार्बन 14 पी रहा है, ना ये खा रहा है, तो जो इसके पास था वो खत्म हो रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान में अब 5 ml कार्बन 14 एब्जॉर्ब हुआ है जिस टाइम पे मर गया। तो अब 5 क्या कहते हैं, 5000 साल बाद या 7000 साल बाद इसमें क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों के कोट करके रखा है कि चारकोल के पास 20 ग्राम ये हो सकता है, वुड में 50 ग्राम से लेके 1000 ग्राम हो सकता है, जो पीट होती है उसमें 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम होता है, शेल में 100 ग्राम होता है, बून में अप टू 300 ग्राम्स होता है। तो 300 ग्राम्स में हमें क्या होता है कि हम 100 ग्राम्स वहां से निकाल के, सैंपल साइज निकाल के इसको आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना खत्म हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि ये लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्या हुआ कि 300 ml था, 300 ml को क्या हुआ 5000 साल में ये या 7000 साल में ये क्या करता है, ये हाफ हो जाता है। तो 300 ml 5000 साल में 150 ml बन गया। अब और 500 साल में हम देखेंगे कि ये और हाफ हो जाएगा, दैट मींस 50 ml में हम 150 ml को अब 75 ml हो जाएगा। तो 75 ml होने के लिए इसको और 7000 साल लगेंगे। उसके बाद अब 75 से लेके और हाफ होने 32.5 ml होने के लिए और हाफ हो जाएंगे। इसी तरीके से उसको हाफ होने के लिए और 7000 साल लगेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें एक ऐसी रेंज मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट मुझे 60 साल निकले कि इसने 60 साल लगाए होंगे, बिकॉज मैंने ये आप कैलकुलेट किया कि इसको इतने साल हुए हैं, अब हमारे पास बस 2 ml बचा हुआ है, तो 2 ml बचने से हमें पता लग रहा है कि बिकॉज ये 2 ml है, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया 300 ml से 2 ml बनने में कितने साल लगे होंगे विद दैट हाफ लाइफ पीरियड। तो मुझे पता लगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये 60,000 साल पुराना है, 60,000 years पुराना है। तो इससे मैं ये बता रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर मून इज ऑफ 60,000 years old। ये 60,000 साल पुरानी मून है, या ये 60,000 साल पुराना कोई ऑर्गेनिक मैटर है। इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो ये तो था कार्बन 14 टाइप्स जो भी हमारे पास होते हैं। हाँ, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे यू विल फाइंड दीज, सॉरी इन इंडिया, नॉट इन कश्मीर, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हमारे पास ये क्या कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक्स हैं, जो लैब्स हैं जहाँ पे ये हम टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये हम हर जगह पे नहीं कर सकते। वी नीड वेल ऑक्यूपेशनल क्या कहते हैं प्रोफेशनल पीपल जो इसको कर सकते हैं। वी नीड प्रॉपर settlements, we need proper kind of hazards cautions, we need proper sets जिस जहाँ पे ये सारी चीजें की जाती है। इसमें हमारे पास बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो कि लखनऊ में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में ये भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एट भुवनेश्वर ये भी है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC इन न्यू दिल्ली यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जाके एक पर्टिकुलर बून को लेके एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इस बायोटिक जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा या है, उसको हम लेके वहां से कार्बन 14 डेट करा सकते
उसके बाद आता है हमारे पास थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मो, आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि थर्मो एंड ल्यूमिनेसेंस, कुछ थर्म, कुछ हीट और ल्यूमिनेट कर रहा है, कुछ हीट को ल्यूमिनेट करता है। तो असल में थर्मोल्यूमिनेसेंस जो डेटिंग मेथड है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि जिस चीज को भी पहले ऑलरेडी जलाया गया है, जैसे पोट्री को है, जैसे फ्लिंट्स को होता है, जैसे मिनरल्स है, क्वार्ट्ज है, ये इन सब चीजों के ऊपर थर्मोल्यूमिनेसेंस का बहुत बड़ा रोल है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जिस टाइम ये ऑलरेडी हीट हो गए थे, उस टाइम पे इसके पास कितने क्या कहते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए थे, और उनको फिर हम प्रॉपर तरीके से रेडिएशन एक्सपोजर के साथ, हीटिंग इवेंट के साथ फिर एमिशन कर पाते हैं। कि असल में अगर आप देखेंगे ना, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसको हम हीट करते हैं या रेडिएशन को एक्सपोजर करते हैं, किसी रेडिएट को एक्सपोजर करते हैं, फिर इसको हीट करते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइट को इमिट करते हैं कि वहां से वापस कितनी लाइट आ रही है। बिकॉज जो भी ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को इमिट करते हैं, बिकॉज वो वापस निकलते हैं और निकलते समय पे वो लाइट इमिट करते हैं। तो जितनी भी वो लाइट इमिट करते हैं, हम उस बुनियाद पे प्रॉपर तरीके से ये एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और है पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, जिसको हम कभी कभार KAR डेटिंग के नाम से भी जानते हैं, या K, बिकॉज पोटेशियम का और आर्गन का जो सिंबल है वो K और AR है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटेशियम का जो 40 जो K40, जैसे वहां पे हमने देखा था कार्बन 14, इसी तरीके से K40 और आर्गन का भी 40 हमारे पास जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। पोटेशियम डेटिंग आर्गन एक जबरदस्त पावरफुल आर्कियोलॉजिकल टूल है, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमें हिस्ट्री को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। सेम ये है कि कितना वहां पे जिस टाइम ये जला था, जिस टाइम पे क्या कहते हैं वोल्केनिक रॉक हो, वोल्केनिक ऐश हो, इस पे उस टाइम कितना इसको ऊपर वो हीट आ गई होगी, उसकी वजह से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म कितना होता जाएगा। बिकॉज एट दैट टाइम पे हमारे पास जो आइसोटोप्स बनते हैं, वो आइसोटोप्स फिर आहिस्ता 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 खत्म होते हैं, और फिर उसी को हाफ लाइफ में इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया, हाफ लाइफ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो हाफ लाइफ को काउंट करने से फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर जो फ्लिंट है, जो स्टोन है, या कुछ भी चीज है, इस चीज को हम पढ़ सकते हैं, और इसका एज हम 2 मिलियन ईयर्स तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज इस आइसोटोप का बहुत हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड होता। डेंटोक्रोनोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ा, और क्या कहते हैं हमारे पास एक और है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले ट्रैपिंग की जाते हैं, उसके बाद फिर अनस्टेबल सेंटर्स के ऊपर देखा जाता है, जो फिर देखा जाता है कि कितने एक्यूमुलेटेड और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको फिर रेजोनेंस के वजह से पा सकते हैं। ये तो था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द व्हाट वी कॉल एज द डेटिंग मेथड्स, जो हमने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि हम किस तरीके से इन डेटिंग मेथड्स को रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रिकंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल परसों देखा कि किस तरीके से सीजे थॉमसन के बारे में हमने जब बात की, तो हमने देखा कि उसने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक विदाउट डेटिंग मेथड्स, जस्ट सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दोस थिंग्स विदाउट यूजिंग डेटिंग मेथड्स, उसने सिंपली सीरिएशन के जरिए से या प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये कैसे हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने मेसोलिथिक को अलग रखा, नियोलिथिक को अलग रखा, या चॉल्कोलिथिक को अलग रखा। हर चीज में, हर समय में हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात छिड़ रही कि क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास हरप्पन सिविलाइजेशन है, हरप्पन सिविलाइजेशन जिस समय पे थी, उस समय पे क्या क्या क्लाइमेट था। इसी तरीके से अगर जिस टाइम पे यहाँ पे नीदरलैंड्स थे, उस टाइम में क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस थे। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोलते हैं कि पेलियोलिथिक खत्म होते होते आइस एजेस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए, और हम इंसान एक नई ट्रांजिशनल फेज में आया, जिसको हम मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो वो आइस प्लैन्स थे, जो आइस से भरे हुए सारे जो अर्थ था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया।
तो ये हमें कैसे पता लगा सकते हैं, इसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमारी आर्कियोलॉजी में, उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डेटिंग मेथड्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला। डेटिंग मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि जैसे पोलन एनालिसिस से, जैसे अभी डेंड्रोक्रोनोलॉजी से, या इसी तरीके से वर्ब एनालिसिस से, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं। ग्लेशियल वर्ब एनालिसिस हम करते हैं, ग्लेशियल डिब्रीज को हम पढ़ते हैं कि ये कितना सामान अपने साथ लेके आया है, या वहां पे कितनी लेयर्स बनी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से हमारे पास पता लग सकता है कि ये कितना पुराना है। तो डेटिंग मेथड्स का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ये जो पर्टिकुलर समय है, इस समय में ऐसा था। इसी पर्टिकुलर रिकंस्ट्रक्शन की वजह से ही हम आज ये बता पा रहे हैं कि हमारे पास गुंज, मिंदल, वरुण के नाम से आइस एजेस थे। हम कगेरियन, कमासियन, कंजेरियन एंड गैम्बिलियन के नाम से ये भी जानते हैं कि ये कुछ प्लूवियल, इंटरप्लूवियल्स थे। इसी तरीके से हम फिर और चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि बर्फ कितनी थी, कहाँ पे ज्यादा थी, साउथ पोल में कितना था, ये क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थे। दिस इज ऑल दैट वी आर एबल टू टॉक जस्ट बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन सेट्स फ्रॉम यूजिंग डेटिंग मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटल क्लाइमेटिक डेटा, जो भी हम क्लाइमेट डेटा मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जिस तरीके से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस हम आज बता पा रहे हैं कि आज से 10 दिन बाद बर्फ होगी कि नहीं होगी, ये भी हम पता लगा सकते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लिटरेचर में कहीं पे लिखा हो कि बाढ़ इस समय पे आई थी, इस समय पे एक जलजला हुआ था, इस समय पे इतनी बारिश हुई थी, इस समय पे इतना बर्फ हुआ था। जैसे आज भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर वालों के साथ बैठ के कभी कभार वो हमें बोलते थे कि जब मैं इतनी बरस का था, मैं जब इतने बरस का, जो हमारे पापा मम्मा होते हैं, जो कश्मीर की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो हमें बैठ के बोलते थे कि जब मैं 5 साल पुराना बड़ा था या 10 साल बड़ा था, उस समय पे 25 फीट बर्फ हुई थी, 10 फीट बर्फ हुई थी, 20 फीट बर्फ हुई थी। तो ये सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी पता लगा सकता है कि जिस समय से इंसान ने लिटरेचर बनाया, जिस समय से इंसान ने लिखना सीखा, उस समय से आप देख सकते हैं कि वो लिटरेचर बना रहा था, उसने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की थी, उसने बनाने की कोशिश की थी, चीजों को समेट के रखने की कोशिश की थी, ताकि आने वाली जो चीजें, आने वाले जो जनरेशंस हैं, उनको पता लगे कि ये ऐसा था, इसकी ये थी, ये कैसे मरा, क्यों मरा। जैसे हम किनशिप रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जैसे हम ज्यूलॉजिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ये भी हम इसीलिए बनाते हैं बिकॉज इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, परदादा थे, वो कैसे थे, उनकी डेथ कैसे हुई थी, ये सारी चीजें हम करते। इसी तरीके से डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है हर साल में ये एक ना एक रिंग बनाता जाता है, और रिंग बनाने से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट बन जाती है कि ये कितने रिंग्स बनाए हैं। अगर 10 रिंग्स बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, 10 रिंग्स कैसे बने हैं, 10 रिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल 10 सालों में बने होंगे, और इन 10 सालों में भी हम देख रहे हैं कि एक रिंग इतनी मोटी है, बिकॉज उससे हमें पता लग रहा है उस समय पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरा रेनी था, ज्यादा बारिश या बर्फ हो रही थी, जिसकी वजह से ज्यादा मोटा रिंग बना हुआ है। या हम बता रहे हैं कि पूरा ड्रॉट पड़ा हुआ था, इसकी वजह से रिंग्स बहुत छोटी पड़ी थी, यहाँ इतने सारे सूखे पड़े हुए थे। इसी तरीके से आइस कोर रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास आजकल के जो आइसबर्ग्स बने हुए हैं, ग्लेशियर्स जो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से लगे हुए हैं, ग्लेशियर्स बना हुआ है, उन लोगों के उनको ऊपर आज रिसर्च की जाती है। नीचे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बेचते हैं, वहां से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वहां से हम जो चीजें मिलती हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये बर्फ कितनी पुरानी है। ये अगर 20,000 साल पुरानी है तो हम पता कर सकते हैं कि उस समय में इस बर्फ में क्या कोई चीज है। जैसे रिसेंटली एक फॉसिल मिला था, जैसे आई डोंट नो कि वो 20,000 साल पुराना था कि 35,000 साल पुराना था, इसी के राउंड में था। एक आर्कटिक एरिया से हमारे पास एक वुल्फ का जो एक फॉसिल मिला था, दैट वाज ऑलमोस्ट 20 to 30,000 इयर्स ओल्ड। वो बर्फ में पड़ने की वजह से बिल्कुल उसका जो ब्लड था, उसके जो मसल्स थे, उसका जो बोन्स था, वो बिल्कुल उसी शेप में थे, उसी स्ट्रक्चर में थे, बिकॉज कहीं ना कहीं इट वाज काइंड ऑफ वो रेफ्रिजरेट हुए थे, फ्रीज हुए थे, तो वो खराब नहीं हुए थे। तो ये हमें पता लगा सकता है कि उस समय में
पोलन एनालिसिस जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था। पोलन एनालिसिस से बता सकते हैं हम कि कितना बर्फ हुई थी, बारिश हुई थी, क्या नहीं हुई थी, अगर फ्लावर्स थे तो पोलन्स कहाँ के थे, पोलन्स हवा की वजह से कितने दूर आए, ये सारी चीजें हम पोलन एनालिसिस के थ्रू से पढ़ते हैं। इसी तरीके से केव डिपॉजिट्स के थ्रू भी हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कि केव्स में कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि केव्स के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे पानी को भरते ही रहते हैं, भरते ही रहते हैं, भरते ही रहते हैं। तो जितना बर्फ बारिश होगा उतना वहां पे पानी भरता जाएगा। तो जिससे हम उन डिपॉजिट्स को पढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि ये डिपॉजिट कितने बने हैं, किस समय के बने हैं। वहां पे हम रिलेटिव डेटिंग या एब्सोल्यूट डेटिंग करके वो सारी चीजों को पता लगा सकते हैं कि ये जो सीरिएशन बनी है, ये जो स्ट्राटास बने हैं, ये स्ट्राटास कहाँ से कितने पुराने हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। या हम वर्ल्ड लेक या ओशन सेडिमेंट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ओशन की जो सेडिमेंट्स हैं हमारे पास, कोरल रिकॉर्ड्स को देख के, कोरल रीफ्स जो होते हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज कोरल रीफ्स पता नहीं कितने हजारों सालों से उग रहे हैं, तो उनको हम पढ़ रहे हैं। उनके भी एक अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं हर साल। वो सब जानने से हम पता लगा सकते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स का पानी इसमें गिर रहा है वो क्या क्या अपने साथ लेके आ रहे हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करें। बोरहोल्स को हम देख पा रहे हैं। ग्लेशियल एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लेशियर कब बना है, कितना पुराना है, उसको हम नीचे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसके लेयर्स नीचे बनते हैं वो लेयर्स कितने पुराने हैं, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपना जो पास्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और क्लाइमेटिक न्यूज कुछ बॉटनिकल एविडेंसेस से भी हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको पोलन एनालिसिस की बात की, मैक्रो बॉटनिकल एविडेंसेस में बड़े मोटे मोटी चीजें हमारे पास निकली है। जैसे फॉर एग्जांपल मेथड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्रो बॉटनिकल रिमेन्स। हमारे पास बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं, हमारे पास जंगल निकलते हैं, हमारे पास ये क्या कहते हैं कोल जो हम नीचे से निकालते हैं, वहां से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस समय का है, इस समय में कौन से इन्वायरमेंट्स थे, इस समय में कौन से पेड़ पौधे थे, या इस समय में कौन से बुशेस थे, ये बुश किस समय में उगता है, ये बुशेस कितने पुराने हैं, ये पेड़ पौधे कितने पुराने हैं। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जानने की कोशिश कर पाते हैं कि कितना पुराना है, जस्ट टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स वगैरह। ये मैक्रो जो कि बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने से पता लगता है। दूसरा होता है माइक्रो बॉटनिकल रिमेन्स। अगर कुछ छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई है, मैक्रो में हम देखते हैं पेड़ पौधे ऐसे ही कहीं पे पड़ा हुआ है, जिसको हम आर्कियोबॉटनी में जानने की कोशिश करते हैं। आर्कियोबॉटनी जो कि मैंने आपको परसों भी शायद समझाने की कोशिश की, एक ऐसा ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी है जहां पे हम यही बॉटनिकल आइटम्स को पढ़ के कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डाइकॉट्स थे, पॉलिन्स थे, ये फ्लावर्स देते थे, यहाँ फ्रूट्स देते थे। ये सारी चीजें हम आर्कियोबॉटनी में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ माइक्रो बॉटनिकल रिमेन्स आते हैं। माइक्रो बॉटनिकल रिमेन्स में हमारे पास स्पोर्स आते हैं जो कि प्लांट से गिर जाते हैं, तो फिर वो स्पोर्स को उठा के हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा स्पोर है, किस समय का है, किस समय में है। अब इसी को हम रिलेट कर सकते हैं वहाँ स्ट्रेटिग्राफी के साथ। स्ट्रेटिग्राफी में पूछ के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रेटिग्राफी में इस स्ट्राटा में आता है, तो हम ऑलरेडी स्ट्राटास को पहले जान चुके हैं, तो वहां से हमें ये आइडिया मिल सकता है कि यस यार ये 20,000 साल पुराना है, 20,000 years old, 30,000 years old। इस तरीके से पोलन एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं। प्लांट रॉक्स को क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो फिर ऑक्सीडेशन की वजह से अंदर ही अंदर वो पत्थर बन जाते हैं, बिकॉज वो पिघलते नहीं है, वो खत्म नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर बन जाते हैं। तो वो पत्थर को हम पढ़ के हम बता सकते हैं कि इसमें कितने बल्ब्स बने हैं, डाइटम्स को पढ़ सकते हैं, या ग्रेन्स ऑफ स्टार्च अगर कहीं पे पड़ी हुई है, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द what we call as about the climatic conditions of that particular time। और ये हमें पुराने समय को रिकंस्ट्रक्ट करने में फायदा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खत्म कैसे हुए, और इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या था, वो कैसे था। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार वहां पे उनको बाढ़ की वजह से खत्म हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे हम पता लगा सकते हैं कि बाढ़ किस समय पे आई थी और उस बाढ़ ने अपने साथ क्या क्या चीजें लाई हैं। तो ये सारा एक साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। दूसरा है हमारे पास सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा विद स्पेशल रेफरेंस टू द क्वाटरनरी पीरियड। देखिए
ये क्वाटरनरी पीरियड है क्या, ये क्वाटरनरी पीरियड होता क्या है, इस चीज के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले अंडरस्टैंड करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसी स्केल बनाई गई जिसको हम एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस समय पे क्या चीजें हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि 2 लाख साल पुराना एक हमारे पास एविडेंस है जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोल्केनो हुआ था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने कुछ जियोलॉजिकल ट्रांजिशंस की वजह से, जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस की वजह से हमने जितना भी अतीत है, जितना भी पास्ट इस दुनिया को हुआ है, उस पास्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, जिसमें हमारे पास इयॉन्स होते हैं, सबसे बड़े वाले ग्रुप्स इयॉन्स। उसके बाद हमारे पास एराज होते हैं, सॉरी, उसके बाद हमारे पास पीरियड्स होते हैं, उसके पास हमारे पास एराज होते हैं। तो ये पीरियड्स पे हो या टाइम फ्रेम, जो भी हमारे पास ये पीरियड्स हो या एराज हो, व्हाटएवर इट इज, ये हमें असल में पास्ट के उस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितना भी पास्ट हुआ है उस पास्ट को डिफरेंशिएट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 60,000 इयर्स एगो टू 20,000 इयर्स हम एक टाइम फ्रेम रखते हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा समय था जो कि 98% ऑफ द समय, जो कि हमारा एक ऐसा समय था जिसमें यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। बहुत ही कम समय के कुछ चीजें थी, बहुत ही कम चीजें थी, बहुत ही जस्ट माइन्यूट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते गए, फिर हमारे पास एक नया सेगमेंट आया, फिर ये जो चीजें बनी इसको हमने और अंडरस्टैंड करने, बिकॉज हमारे पास कुछ एविडेंसेस को देख के हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्रिएट किया। तो हमने समय को बांटा, हम क्वाटरनरी पीरियड को फिर आगे जाके अलग बांट रहे हैं, फिर टर्शियरी पीरियड को अलग बांट रहे हैं। क्वाटरनरी पीरियड में हम देख रहे हैं कि प्लेस्टोसीन कहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि मियोसीन कहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि इयोसीन कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि समय कहाँ पे कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं, कैसे हुए, कैसे बने, इससे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट बन जाता है जो कि हमें बता रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास इयॉन्स में बड़े इयॉन्स हैं, हमारे पास हेडन्स हैं, हमारे पास जैसे वो प्रोटोजोइक है जिसको हम आर्शियन बोलते हैं, और फेनोजोइक इयॉन्स है। उसके बाद हम जो फिर आहिस्ता आगे चलते हैं, हमारे पास एराज बनते हैं, हमारे पास सिनोजोइक एरा बनता है, मेसोजोइक एरा बनता है, पेलियोजोइक एरा बनता है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इयॉन फेनोजोइक, बिकॉज उससे पहले जो हमारे पास प्रीकैम्ब्रियन पीरियड था। देखिए 98% ऑफ द टाइम जितना भी हमारा, अगर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 4 मिलियन पुराना, 4 मिलियन ईयर्स पुराना हमारा ये वर्ल्ड है, ये दुनिया 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड या 6 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो हम बता रहे हैं कि इसमें से ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन ईयर्स जो हमारे गुजरे हैं वो प्रीकैम्ब्रियन में गुजरे हैं। और उस समय में आप बोलिए बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये दुनिया असल में अपना शेप ले रही थी। इट वाज बिकमिंग हैबिचुअल फॉर द प्लांट्स, फॉर द एनिमल्स, उसके लिए ये रेडी हो रही थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास अलग अलग एविडेंसेस हुए जो 3500 मिलियन ईयर्स है, वो जो हम बिलियन ईयर्स, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोल रहे हैं 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी वर्ल्ड है। तो इसमें से सबसे पुराना समय जिसको हम प्रीकैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, कैम्ब्रियन से पहले, और उसको हम प्रीकैम्ब्रियन इयॉन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एराज में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2-3 एराज है हमारे जो फेनोजोइक एरा में। उस फेनोजोइक एरा में हमारे पास वी हैव क्या कहते हैं, पेलियोजोइक, वी हैव मेसोजोइक एंड वी हैव सिनोजोइक। सो पेलियोजोइक बहुत पुराना एरा, मेसोजोइक बिटवीन मेसोजोइक एंड सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक न्यू एरा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पेलियोजोइक है इसमें हमारे पास अलग
पीरियड्स आते हैं, इसमें हमारे पास कैम्ब्रियन आता है, इसमें हमारे पास ओर्डोविशियन आता है, सिल्यूरियन आता है, पर्मियन आता है। ये सारी चीजें हमारे पास इसमें आते हैं, किसमें, जिसको हम पेलियोजोइक के नाम से जानते हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मेसोजोइक में आएंगे। मेसोजोइक में भी हमारे पास 3 डिफरेंट पीरियड्स हैं। हमारे पास जुरासिक है, हमारे पास जुरासिक है और हमारे पास क्रिटेशियस है। तो 3 जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये 3 पीरियड्स बनते हैं। और फिर जब हम सीनोजोइक में आते हैं, द इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सीनोजोइक में हम क्या करते हैं, हमारे पास टर्शियरी पीरियड आता है और क्वाटरनरी पीरियड आता है। तो हमारे जो 3 एराज हैं, इसमें हमारे पास पिनोजोइक, मेसोजोइक, तो सीनोजोइक आता है। Because we are only concerned about the what we call as humans, we are only concerned about those that are related to humans. That's why we are only talking about the Cenozoic era. Because जो Paleozoic में थे, Mesozoic में most of the times mammals, reptiles वगैरह वो देखने को मिली थी। लेकिन जब हम Cenozoic के quaternary time frames में देखते हैं, quaternary वो वाला पोर्शन जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, क्वाटरनरी में हमारे पास प्लेस्टोसीन और होलोसीन आ जाता है। दैट इज जस्ट 1.8 मिलियन ईयर्स अगो टू और 2 मिलियन ईयर्स अगो टू जस्ट द प्रेजेंट टाइम फ्रेम। यहां तक हम है जो क्वाटरनरी टाइम फ्रेम है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन आता है। इस समय में ज्यादा ह्यूमंस का इंपैक्ट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, बढ़ते गए। ये सारी चीजें हम आगे जाके इंशाल्लाह इस आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस हिसाब से सीनोजोइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कहां पे आता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और उसके बाद जब हम क्रोनोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये सीनोजोइक एरा में हुआ क्या, बनता कैसे है, क्या बना, क्या चीजें हैं, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये चीजें बन रही है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे आई, क्यों आई, कैसे आई। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आने वाले क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का इस क्लास में आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।